हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आज की क्लास की बात करें हम लोग, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की। इसके पहले हम लोगों ने इसका पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखा है, कक्षा 10 क्लास 10th। ठीक है, विज्ञान की बात करने वाले हैं, क्लास 10th विज्ञान, कक्षा 10 विज्ञान की बात करने वाले हैं। इसके अंदर एक चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को मैंने कल स्टार्ट किया था, और कल स्टार्ट करने के बाद मैंने इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कुछ ये समझा रखी थी। क्या क्या समझा रखा था सर? पहली चीज कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। थर्ड, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है बेटा। ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक नंबर 4 जो है आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ये तीन बातें हम लोगों ने कर रखे हैं। आज चौथे टॉपिक के अंदर बात करेंगे, नाम है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है, कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उसके प्रोसेस की बात करेंगे। दो मेथड हम लोग सीखेंगे, एक मेथड जो काफी लेंदी है, ठीक है, दूसरा मेथड बहुत आसान है। दोनों बहुत कठिन नहीं है, बट एक का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, एक में प्रोसेस करना पड़ता है, और एक रिएक्शन आप देखते ही आसानी से बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आज की हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है बेटा, ये टॉपिक है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये टॉपिक की बात हम लोग करने वाले हैं। यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बैलेंस करने की बात करें, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। उसकी 4 विधियां हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हैं। यदि चारों मेथड की बात करें, ठीक है, कह दो सर 4 मेथड। हाँ भाई, 4 मेथड, 4 तरीके हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के। अभी रही बात कि सर 4 तरीके कौन कौन से हैं या कैसे यूज करने हैं, तो भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के 4 तरीके तो हैं, लेकिन इनमें से केवल एक तरीके को हम पढ़ने वाले हैं। मतलब वो हमारा एक टॉपिक जो है, इसके अंदर हमें क्लास 10th के अंदर डिस्कस करने हैं। बाकी जो 3 है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास का मतलब ये नहीं कि अगला क्लास जो आएगा उसमें बात करेंगे, अगली क्लास का मतलब 11th और 12th के अंदर है। ठीक है, तो देन फिलहाल के लिए इस क्लास 10th में जो हमारे पास है, ठीक है, उसमें टॉपिक की बात कर ले पहले कि चारों टॉपिक कौन कौन से हैं। तो एक है जांच एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि। ये एक विधि है हमारे पास, जांच एवं त्रुटि विधि। इस विधि का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे किसके लिए? अभिक्रिया संतुलित करने के लिए, वो भी कहां पर? क्लास 10th में। इसके बाद जो तीनों विधियां हैं वो क्लास 12th के लिए है, जो हमारा क्लास 11th और 12th में आएंगी। अभी हमें क्लास 10th के अंदर उसकी बात नहीं करनी है।
कौन कौन सी विधि है सर? आंशिक समीकरण विधि, आंशिक समीकरण विधि, आंशिक समीकरण विधि, एक ये है। थर्ड की बात करें, ठीक है, तो यदि आप क्लास 11th में एक चैप्टर है हमारे पास आक्सीकरण और अपचयन, उस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो इसके बाद जो दो विधियां हैं वो दोनों विधियां उसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी विधि है सर? एक है संयोजकता विधि, एक है संयोजकता विधि, ठीक है, संयोजकता विधि, और एक जो है आपके पास आयनिक विधि कह सकते हैं, या फिर आयनिक समीकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, आयनिक समीकरण विधि। ठीक है बेटा, इसे आयन विधि के नाम से भी जाना जाता है, आयन विधि। ठीक है, आयनिक समीकरण विधि या आयन विधि दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चार विधियां होती हैं, चार मेथड्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो आप ये चार तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो तरीका है या जिस तरीके को हमें पढ़ना है वह केवल पहला तरीका है, जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है, जांच एवं त्रुटि विधि के अंदर भी दो तरीके हैं, मतलब यदि आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड हम यूज करेंगे। दो मेथड मतलब दो तरीके, दो प्रोसीजर है। ठीक है, मेथड एक ही है लेकिन प्रोसीजर दो तरीके से हम उसे प्रोसीज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जांच एवं त्रुटि विधि के अंदर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए, जांच एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है बेटा, ये हेडिंग हमारे पास है, जांच एवं त्रुटि विधि। अब रही बात कि सर क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हम इसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण को सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप इसे संतुलित करेंगे। ठीक है, संतुलित करने का काम तो कर ही रहे हो सर, तो करना क्या है? सबसे पहला काम होगा रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि सोडियम प्लस Na प्लस H2O गिव राइज टू NaOH प्लस H2। ठीक है, एक रिएक्शन ये है, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप इस रिएक्शन को लिख लेंगे, अभिक्रिया को लिख लेंगे। ठीक है, विधि के अंदर सबसे पहला प्रोसीजर यही है, सबसे पहला काम यही करेंगे आप कि अभिक्रिया को सामान्य तौर पे लिख लेंगे। लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? पहला पद एक के अंदर आप काम करना शुरू करेंगे, और पद एक के अंदर आप काम करते हुए सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है, ठीक है, ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है, इस अभिक्रिया को लिखेंगे फिर से। ठीक है, अभिक्रिया को लिखेंगे, और अभिक्रिया को लिखने के बाद इसमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में तो आपको पता ही होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में तो पता ही होगा। तो जो इस साइड होता है इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एरो के साइड होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। आप इतना लिखने के बाद इनको ब्रैकेट में बना देंगे, सबको ब्रैकेट में बना देंगे। क्लियर बेटा? सबको ब्रैकेट में बनाने के बाद ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला पद कंप्लीट हो गया। पहला पद में क्या करना है? कुछ नहीं, जो रिएक्शन लिखा था उसी रिएक्शन को लिखकर बस ब्रैकेट में रख देना है। ब्रैकेट में लगते ही आपका पहला काम पूरा हो गया। ठीक है, आपका मन करे तो आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम, इसका नाम जल, ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इतना काम किया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे सर? ठीक है, यदि पहला स्टेप सर कर लिया, पद 2 की बात करें यदि, तो पद 2 के अंदर क्या करेंगे हम? तो यदि स्टेप 2 जो हमारे पास है, स्टेप 2 के अंदर आप ये जो असंतुलित अभिक्रिया है उसमें कौन कौन से तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसमें अभिकारक परमाणु की संख्या और उत्पाद परमाणु की संख्या लिखोगे। ठीक है, यानी आप एक कॉलम बनाओगे इस तरीके से, तत्व, तत्व, अभिकारक, अभिकारक परमाणुओं की संख्या, अभिकारक परमाणुओं की संख्या। ठीक है, दूसरा एक और बनाएंगे, उत्पाद, उत्पाद परमाणुओं की संख्या। ठीक है बेटा, इतना काम कर लेंगे आप। इतना काम करने के बाद इसमें तत्व कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि इसके अंदर तत्व की बात करें तो एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इसके अलावा तो कोई तत्व है नहीं क्योंकि इन्हीं से मिलकर फिर बना है। तो यानी कुल 3 तत्व हैं। कौन कौन से? सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आप चाहें तो हिंदी में नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि आपका मन करे कि सर इसका नाम लिख ही लेते हैं क्योंकि यदि हम भूल गए तो भैया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब कुछ लोग स्क्रीन के पीछे बैठे बैठे सोच रहे होंगे सर मजा ही आ गया, आज तो अरविंद सर गलत पढ़ा दिए, मजा आ गया ना। कितना लोग सोच रहे हैं भाई? तो सर सोडियम एटम जो है आप इसे ऐसे लिखते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो एटॉमिक फॉर्म में तो होता नहीं है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यानी आणविक रूप में होता है। यदि ये आणविक रूप में होता है तो आप इसे H2 लिखोगे ना सर, आपने तो H लिख दिया। और दूसरी चीज कि ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है, यानी आणविक रूप में ये भी होता है, आपने इसे परमाणुवीय रूप में लिख दिया। तो ये तो गलते ना पढ़ा दिए सर। भैया देखो, यहाँ पर हमें केवल रिप्रेजेंट करना है, हमें इसके परमाणुवीय आणविक रूप में कोई भी विशेष लेना देना नहीं है। यदि तुम्हारी दिक्कत हो रही है तुम H2 लिख दो, तुम O2 लिख दो, मन नहीं मन कर रहा है तुम हिंदी में नाम लिख दो, बातें खत्म हो गई। ठीक है, इस टेंशन से मुक्त हो जाओगे। देन यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब एक काम करेंगे हम। क्या काम करेंगे भाई? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सर क्या ही कर लेंगे आप? ठीक है, देखो हम करेंगे क्या। सबसे पहली चीज, ये कॉलम हम लोगों ने बना रखा था। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से। ठीक है, ये सोडियम तत्व रहा हमारे पास। ठीक है, ये सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अभिक्रिया में थोड़ा ध्यान से देखो, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक तो ये साइड है ना, अभिकारक तो ये साइड है और उत्पाद का जो साइड है वो ये है। यदि यहां देखा जाए तो यहां सोडियम के अणुओं की संख्या कितनी है? एक ही है ना, यानी अभिकारक साइड में जो हमारे पास अभिकारक साइड में जो सोडियम है वो कितना है? एक अणु है उसका। ठीक है, और यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 अणु है ना, H2 लिखा हुआ है, तो एक मतलब H2 इसके हाइड्रोजन के 2 अणु, ये हाइड्रोजन रहा, हाइड्रोजन के 2 अणु ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है? 2। यदि ऑक्सीजन की बात करें तब तो यहां ऑक्सीजन तो एक दिख रहा है सर। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, एक को लिख दिया। ये अभिकारक परमाणु की संख्या लिख दिया। इधर उत्पाद परमाणु की संख्या लिखेंगे। उत्पाद परमाणु की संख्या, यहां सोडियम की संख्या कितनी है? 1 लिख दो भाई। सोडियम की संख्या कितनी? 1। हाइड्रोजन 1 यहां और 2 यहां, मिलाकर कितने हुए? 3। कितने हुए? 3। और यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक है। यदि ऑक्सीजन 1 है तो यहां 1 लिख दीजिए। पहले बताओ इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं आई? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई?
यहां तक में कोई परेशानी है तो बता दो जल्दी से, ठीक है। यदि इतनी बातें क्लियर हो गई तो अभी तक हम लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या किया, हम लोगों ने सेकंड स्टेप में केवल और केवल जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे उसके नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अभी अभिक्रिया संतुलित नहीं हुई और संतुलन में हमने कोई विशेष काम भी नहीं किया। अगला स्टेप जो होगा वो संतुलन के लिए होगा, स्टेप थर्ड। बोलो भाई, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो हम तीसरा काम करेंगे, स्टेप 3 या पद 3। पद 3, पद 3 में क्या करना पड़ेगा सर? पद 3 में क्या करना पड़ेगा? यदि पद 3 की बात करें तो आपको सबसे पहली चीज कि जो आपने अणुओं की संख्या लिख रखी है पद 2 के अंदर, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो कॉलम बनाते वक्त आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। यहां पर सोडियम 1 था, यहां भी सोडियम 1 है, यहां ऑक्सीजन 1 था, यहां भी ऑक्सीजन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 था, यहां पर हाइड्रोजन 3 है। यानी सब समस्या किसमें है? हाइड्रोजन में है। हाइड्रोजन ही क्या कर रहा है? बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो फिर आप काम करेंगे क्या? एक कॉलम बनाएंगे तत्व संतुलन की अवस्था में। अब चाहें तो यहां लिख लीजिएगा संतुलन की अवस्था में, की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तत्व हो गया, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, उत्पाद, उत्पाद अणुओं की संख्या, उत्पाद अणुओं की संख्या। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? अब तत्व की बात कर ले तो 3 तत्व हमारे पास, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम की बात करें तो 1 और 1, ये संतुलित है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 था और यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत इस बात का है कि सर ये बैलेंस कैसे होगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आपको काम क्या करना है कि थोड़ा ध्यान से देखो कि यदि इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो उधर भी 3 कराना पड़ेगा, ठीक है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो उधर भी 3 कराना पड़ेगा, या उधर 2 है तो इधर भी आपको 2 कराना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप क्या करा सकते हो? तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो कि आप क्या करा सकते हो। तो आपको कुछ विशेष नहीं कराना है, ठीक है। यदि इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरे रिएक्शन में, ठीक है, अभिकारक अणुओं की संख्या, जैसे NaOH में, NaOH में एक हाइड्रोजन इंक्रीज कर गया, ठीक है, उधर की तुलना में एक हाइड्रोजन इंक्रीज कर गया कि हाँ, क्योंकि यहाँ तो H2 निकला ही है ना। तो अब इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन एक अणु बढ़ रहा है, और यदि H2O की बात करें, H2O की बात करें तो ऑक्सीजन का एक ही अणु था, यहाँ भी एक ही अणु है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या इस चीज का है कि ये जो हाइड्रोजन का एक अणु बढ़ रहा है उसको संतुलित कैसे करेंगे। तो यदि इसके संतुलन की बात की जाए तो आप बस थोड़ा सा काम करेंगे। एक क्या काम करना है सर? काम ये करना है कि आप इसको ध्यान से देखिए। यदि आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो इसमें NaOH का एक हाइड्रोजन अणु बढ़ रहा है ना, तो आपको इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मेथड के अंदर बस केवल और केवल इतना ही लिखना है। यहां पर इसमें केवल इतना ही लिखना है कि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, जिसको संतुलन में लाने के लिए, संतुलन में लाने के लिए, लाने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद में, अभिकारक तथा उत्पाद में, उत्पाद में किसी विशिष्ट संख्या से,
किसी विशेष संख्या कह सकते हो या विशिष्ट भी कह सकते हो, विशेष ही लिख देते हैं, किसी विशेष संख्या से गुणा करके इसे संतुलित किया जा सकता है, ठीक है बेटा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो अब इस केस में आप यहां से काम कर लेंगे, एक काम यहां कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि इसको संतुलित करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर यदि यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहां भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में थोड़ा ध्यान से देखिए, सोडियम के 2 अणु, यहां सोडियम के 2 अणु, लेकिन हाइड्रोजन के 2 अणु और 2 यहां मिला के 4 हो गए, तो यहां भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी जो नंबर आपने लिख रखे थे, इस पूरे नंबर में यहां 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहां करेंगे तो इस साइड भी करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन की जो संख्या 2 और 3 दिख रही है, जब यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हो जाएगा, और फिर इस केस में इसको रिप्लेस करके इसके जगह सीधे 2 × 2 लिख देंगे, ठीक है। कहते सर बहुत परेशान होना पड़ रहा है ना, ये मेथड जो है कितना खराब होने वाला है। देखो ध्यान से कि यदि आप इसको डायरेक्ट इस अभिक्रिया को बिना पद के संतुलित करना चाहें तो कितना आसान हो जाएगा। इसका सेकंड स्टेप देखो, अभी तो फिलहाल ये संतुलित हो जाएगा इस तरीके से 1 × 2 1 × 2। क्यों? क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या यदि 1 × 2 हो गई तो उत्पाद में परमाणु की संख्या भी 1 × 2 होनी चाहिए, अर्थात 2 होनी चाहिए, ठीक है। यदि हाइड्रोजन में अभिकारक अणुओं की संख्या हाइड्रोजन की 4 हो गई तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होनी चाहिए। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात ये भी 2 और ये भी 2। अब ये तो संतुलित हो गया, लेकिन ये जो मेथड है काफी अजीब सा है, इसलिए मैं इस मेथड को उतना समझ नहीं पाता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, ये सीखिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। NaOH + H2 ये लिखा हुआ है। बाकी जितना भी तरीका आपने पढ़ा है, चाहे जितने भी तरीके आप पढ़ चुके हो, चाहे जितने भी तरीके किताब में दे रखे हैं, उन सबको भूल जाइए, ठीक है। केवल इस तरीके को याद रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन हमें देता है रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, ना कि स्टेप लिखने को, ठीक है। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया संतुलित करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करिएगा। पहला, सर्वप्रथम धातु को संतुलित करेंगे, धातु को बराबर करेंगे, पहला काम। दूसरा, तत्पश्चात या पश्चात कह सकते हैं, या बाद में, या इसके बाद अधातु को संतुलित करेंगे। तीसरी कंडीशन, इसके बाद हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। इसके बाद फोर्थ कंडीशन, ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक है। अब इस तरीके को फॉलो करते हुए आइए देखिए ध्यान से, यदि रिएक्शन लिखा हुआ है सोडियम + H2O गिव राइज टू NaOH + H2 बन गया। क्या करना है, सबसे पहले धातु खोजिए। इसमें ये सोडियम एक धातु है, सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 3 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम की संख्या बिगड़ जाएगी, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए और आपका अभिक्रिया संतुलित हो गई। कितना आसान सा काम है।
यानी दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप HCl प्लस NaOH प्लस NaOH इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। आपको सेकेंड मेथड के अंदर क्या करना है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कराने हैं। दोनों साइड गिन लीजिए, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां, मिला के 2 हो गए, 2 हो गए, यहां भी 2 है, ठीक है। यहां पर सोडियम 1 एटम है, यहां भी सोडियम का 1 एटम है, यहां क्लोरीन का 1 एटम है, यहां भी क्लोरीन का 1 एटम है, यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम, यहां भी ऑक्सीजन का 1 एटम। संतुलित है क्या, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं सर, चलो भैया H2SO4 प्लस और क्या ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इसके साथ साथ कोई एक बेस ले लेते हैं, BSO4 ले लेते हैं, सॉरी BOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्ट कराइए, क्या बनेगा, BSO4 प्लस H2O ये बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है, मेटल है ही नहीं तो सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, Ba एक Ba बराबर है सल्फेट SO4 पूरा दिख रहा है, SO4 यहां भी पूरा दिख रहा है। यहां हाइड्रोजन की बात करें तो 2 यहां है और 1 यहां है, लेकिन इसमें 2 का गुणा हुआ है तो 2 दूना 4, यहां 2 दिख रहा है, 2 से गुणा कर दीजिए तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन में 2 का गुणा हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो यहां देखिए 2 का गुणा हुआ। संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। सबसे आसान तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का, सबसे आसान तरीका यह है कि आप रिएक्शन को लिख लीजिए, रिएक्शन को लिखने के बाद सर्वप्रथम धातु को बराबर करिए, इसके बाद अधातु को संतुलित करिए, इसके बाद हाइड्रोजन को बराबर करेंगे और उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। यह सबसे बेस्ट तरीका है आपके अभिक्रिया को संतुलित करने का, ठीक है। ये पद वाले तरीके में जाओगे आप परेशान रहोगे, पता चलेगा 3-4 पेज लेगा भी और आपका पूरा भी नहीं होगा, ठीक है, फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस मेथड को फॉलो करिए जो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो सर एक और एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, KClO3 गिव राइज टू KCl प्लस O2, ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया लिखते ही आप क्या करना है, दोनों साइड परमाणुओं को बराबर करना है। इधर पोटेशियम है 1 खो, इधर भी पोटेशियम 1 खो, इधर क्लोरीन 1 खो, इधर भी क्लोरीन 1 खो, इधर ऑक्सीजन 3 ठो, इधर ऑक्सीजन 2 ठो। क्या कर सकते हैं भाई, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तरीका, ठीक है। 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, अभिक्रिया संतुलित है। कह दो नहीं सर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कि अनुपात के रूप में नहीं चाहिए, पूरा चाहिए ना, इंटीजर के फॉर्म में। कुछ नहीं करना है, ये दो जो है सब में गुणा करा दीजिए, क्या मिल जाएगा 2KClO3 गिव राइज टू 2KCl प्लस 3O2। थोड़ा देखिए ध्यान से, अब मिलाइए, बैलेंस हो गया, ठीक है, अभिक्रिया संतुलित हो गई। क्लियर है, बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करने वाले हैं। हालांकि मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है मैं पूरा कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि पद वाले सेगमेंट में मत जाइएगा, क्योंकि पद वाले हिस्से में आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है जो अभी हमने सिखाया कि अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया के दोनों साइड परमाणु की संख्या संतुलित बराबर कराइए, बराबर करने पर जो आएगा वही अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अच्छा है, सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर है, चलो अब इस केस में अगली हेडिंग बात करेंगे कि सर ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों को पढ़ाई जा रही है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई जा रही है, इसका महत्व क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का महत्व। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, मतलब सीधे सीधे कि इनका उपयोग क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस महत्व होने का मतलब यह है कि इनका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमें यहां पर जरूरत पड़ने वाले हैं, इनकी जरूरत ये पड़ने वाली है हमें, तो हम उसके लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट वाइज बातें हैं, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप देखते हो तो उसमें दो चीजें तो दिखती हैं, एक आपको अभिकारक और दूसरा उत्पाद। एक दिखता है आपको अभिकारक और दूसरा दिखता है उत्पाद। तो यानी सीधे सीधे कहें
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद, उत्पाद के संदर्भ में, संदर्भ में, संदर्भ मतलब बारे में, संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, यानी पहली चीज कि रासायनिक अभिक्रिया का पहला इंपॉर्टेंस यही है कि अभिक्रिया देखते ही हमें क्या दो बातें पता चल जाती हैं, क्या कि उसमें अभिकारक कौन कौन है और उसमें उत्पाद क्या क्या है। पहली चीज तो हमें यही पता चल जाती है। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद, उत्पाद के संगठन, संगठन तथा उनके परमाणुओं की, परमाणुओं की व्यवस्थाक्रम, 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 व्यवस्थाक्रम का पता चलता है। ठीक है भाई। दूसरी चीज ये, थर्ड पॉइंट की यदि बात करें, व्यवस्था क्रम का मतलब क्या है? व्यवस्था क्रम का मतलब यह है कि यदि इस रिएक्शन को आप देखो ध्यान से, तो इस अभिक्रिया में कौन सा परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसके बारे में ये पता चल रहा है ना भाई, कि यहाँ पे एक बेरियम के साथ सल्फेट आयन लगा हुआ है, एक दो हाइड्रोजन एटम, मतलब एक हाइड्रोजन अणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु लगा हुआ है, तो इसकी व्यवस्था क्रम के बारे में तो पता चल ही रहा है। यानी अभिक्रिया को देखते ही तो सबसे पहले तो पता चल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड बना, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो बना, H2SO4 जो बना, उसमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन से परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित है। एक सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीन तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके अरेंजमेंट का तरीका क्या है? हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर का 1 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु भाग ले रहे हैं। क्लियर है? देन तो इस चीज के बारे में भी पता हमें चल जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि इसके अलावा क्या पता चलता है, ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा मतलब किसके? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या तथा उनके, उनके परमाणुओं का, परमाणुओं का, परमाणुओं का आपेक्षिक, आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक द्रव्यमान का पता चलता है, का पता चलता है। ये रहा तीसरी बात इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें, ठीक है, तो अगली पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या इसके द्वारा, इसके द्वारा, द्वारा अभिक्रिया, अभिक्रिया की प्रकृति, अभिक्रिया की प्रकृति पता चल जाती है। अभिक्रिया की प्रकृति का मतलब क्या है कि अभिक्रिया किस प्रकार का है? उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है,
एडिशन रिएक्शन है, सब्ट्रैक्शन रिएक्शन है, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि मतलब कि आप अभिक्रिया देखकर ही अभिक्रिया के बारे में बता सकते हो। यदि एडिशन रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट मोर देन 2 होगा, या 2 और मोर देन 2 होगा, ये 2 या 2 से अधिक होंगे और आपस में जुड़कर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया की प्रकृति ऐसी है, ऐसा नेचर है, ऐसा गुण होगा इसके अंदर, तो अभिक्रिया की प्रकृति पता चल जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट की बात करें हम लोग, ठीक है, 4 पॉइंट हुए। 5वें पॉइंट की बात करें, उम्मीद है चारों पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे कि इसके द्वारा अभिक्रिया की प्रकृति पता चल जाती है। प्रकृति का मतलब यहां पे पहले समझ लीजिए ध्यान से कि जैसे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है। अब लोग सोच रहे होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, टेंशन नहीं लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी पूरा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। अभिक्रिया योगात्मक है, विस्थापन है, किस प्रकार की है वो अभिक्रिया देख के हमें पता चलती है। देन अब ये सारी चीजें क्या होती हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर इतनी बातें। इसके साथ साथ अभिक्रिया में भाग लेने वाले ठीक है भाई। भाग लेने वाले का मतलब क्या है, जो भाग ही लिए ना, ठीक है। भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट करने से मतलब है यहां पर, ठीक है। यहां नहीं पता चले सर जो भाग ही लिए तो मतलब कि भाग लिए निकल गए, ठीक है। निकलने की बात नहीं कर रहे ना, जैसा तुम लोग करते हो कि सर आज क्लास में टेस्ट होने वाला है, बस आज की क्लास करनी नहीं है, सर पेट में दर्द हो रहा था, ठीक है। वैसी वाली हरकतें नहीं करनी है ना यहाँ पे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद की अवस्था का मतलब क्या है। कहीं कहीं आप देखोगे तो अभिक्रिया में लिखने के बाद ब्रैकेट में नीचे लिखा होता है एस जी, या कहीं कहीं भी लिखा होता है, कहीं की EQ लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, एस का मतलब है सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है, ये जो भी अभिकारक या उत्पाद है वो किस में प्राप्त हुआ है, ठोस अवस्था में। जी का मतलब है गैस, ठीक है, और वी का मतलब है वेपर, वाष्प है ये, ठीक है। क्या तो वाष्प और गैस में क्या अंतर होता है, ठीक है। गैस और वाष्प में विशेष कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन सामान्य तौर पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। EQ मतलब जलीय, जिसमें जल की मात्रा अधिक है, जलीय वेपराइज्ड, सॉरी एक्वस है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं कहीं एक जगह एक वर्ड और मिलता है जिससे तुम लोग तो वाकिफ हो गए होगे, तुम लोग को पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। इसको कहते हैं एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का तो हाँ सर, हाँ समझ में आ गया तुम लोग का, ठीक है। लेके बैठ गए ना पैकेट वैकेट, ठीक है। सब सोच रहे हैं सर बस इसी की जरूरत थी, पैकेट तो हम लिए ही हैं। चलो देन कोई नहीं। एल्कोहल, यदि एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल जो होता है ऐसा नहीं कि वो पूरा पूरा एल्कोहल है, बस जो भी सोल्यूशन आपने ले रखा है उसमें एल्कोहल की मात्रा उपस्थित है, यानी वो एल्कोहलिक है, ठीक है। मतलब एल्कोहल जैसे कि इसमें, जैसे मान लीजिए आपने नमक लिया, नमक में NaCl लिया, NaCl में H2O मिलाया, H2O मिलाकर विलेन बनाया, ठीक है। तो ये जली विलेन कहलाएगा क्योंकि जल में मिला के बनाया। लेकिन इसी नमक को यदि एल्कोहल, एल्कोहल मतलब कह दो हाँ सर वही वाला बताइए जल्दी से, हाँ दारू भैया, ठीक है, हमको पता है तुम लोग एकदम बैठे हो इसीलिए, ठीक है। तो देन NaCl को जब एल्कोहल में मिलाओगे तो ये जो विलेन होगा वो क्या कहलाएगा, एल्कोहलिक सोल्यूशन कहलाएगा, क्लियर है। जैसे ये जलीय विलेन कहला रहा है वो क्या कहलाएगा, एल्कोहलिक विलेन, ठीक है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये वर्ड जो दिखाई देते हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है, और इसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि जो अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी प्रकृति कैसी है या उनकी अवस्था कैसी है। अवस्था मतलब यदि वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, इतनी चीजें हमें पता चल जाती हैं, क्लियर है। एक और छोटी सी बात हम इसमें कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है तुम लोग पैकेट वैकेट लेके बैठे हो तो कह रहे हो सर जल्दी छोड़िए घर जाना है। देखो
एनटीपी, एनटीपी एक वर्ड है एनटीपी का। तो एनटीपी क्या होता है सर? एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर का मतलब है, प्रेशर की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर की बात करें तो 760 mm, ठीक है, mm पर Hg, ठीक है, या 760 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, यानी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और तापमान दाब 760 mm Hg। इस पर यदि कोई विलयन का 1 लीटर लिया जाए, किसी विलयन का 1 लीटर लिया जाए, तो इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या अवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। अवोगैड्रो, अवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। कह दो ठीक है सर बराबर होती है, लेकिन बराबर में कितना होती है? मतलब कुछ तो होता होगा ना मान। तो एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसे एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन और कैपिटल ए लिखते हैं, लेकिन एन के बेस में लिखते हैं ना, ये कैपिटल एन हो गया और इसके बेस में ए लिखते हैं छोटा सा, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब एक एनटीपी पर 1 लीटर में उपस्थित अणुओं की संख्या इतनी होती है। कितनी होती है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। एवोगैड्रो संख्या कितना होता है? 6.022 गुणे 10⁻23। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? यहां तक में कोई परेशानी बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। कह दो नहीं सर समझ में तो आ गया, बट नहीं तुम लोग बैठ के तो यही कह रहे होगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, ठीक है। चलो 2-4 होमवर्क ले लो, क्योंकि होमवर्क तो अति आवश्यक है ना। सबसे पहला काम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दूसरा H2 प्लस N2 गिव राइज टू 2NH3, ठीक है। तीसरा Mg प्लस Cl2 गिव राइज टू MgCl2। आपको क्या करना है? ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के फॉर्म में है। आपको अभिक्रिया संतुलित करनी है, और अभिक्रिया यदि संतुलित हो जाए तो आपको बताना है कि कौन से नंबर किस एलिमेंट में कितने का मल्टीप्लाई करके अभिक्रिया संतुलित कराया। क्लियर है? किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए याद रखिएगा कि आप केवल और केवल संख्याओं का गुणा कर सकते हो, ठीक है। केवल और केवल संख्याओं का गुणा कर सकते हो, जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, और भागा तो दे ही नहीं सकते, ठीक है। केवल और केवल गुणा करके आप अभिक्रिया संतुलित करोगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।